हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बड़े प्यार से इस टॉपिक को देखिए, बड़े शानदार तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट गुरुत्वाकर्षण बल को। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बातचीत में बेटा, ओके। चलिए आइए, चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल का जनक कौन है, यानी किसने इसके बारे में बताया था, तो याद रखना न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप रखना जी, कैपिटल जी, याद रखिएगा इस बात को, ओके। गुरुत्वाकर्षण बल को कैपिटल जी के द्वारा दर्शाया जाता है। सर गुरुत्वाकर्षण बल का अर्थ क्या होता है? तो सुनिए, जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है ना। जिस बल से वस्तु को ध्यान से, जिस बल से वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना, अपने केंद्र की ओर खींचना, अपने केंद्र की ओर अगर खींचेगा, अगर कोई भी वस्तु है उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो यार ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगर पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण बल की विमा क्या होती है, भाई मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटे बेटियों, ध्यान से सुनो, ये सब चीज याद कर लेना बेटा अच्छी तरह से। क्लियर? विमा, गुरुत्वाकर्षण बल की विमा क्या होती है? तो याद रखना, विमा में तीन चीज चाहिए, एम चाहिए, एल चाहिए और टी चाहिए। विमा जब भी निकालो तो एम एल टी का ही इसमें नियम होता है। एम इनवर्स 1 एन माइनस 1, ठीक है ना। एल 3 होगा, आई होप कि समझ गए होंगे, और टी माइनस के 2 होंगे। ये लीजिए, ये इसकी विमा हो गई। याद रखिएगा ये बात। मान, गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा फिक्स होता है, जो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर। बेटा जी ये फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, याद रखना। क्लियर? 10 की पावर माइनस के 11, ये इसका मान होता है। पॉइंट भी 6.67 इंटू 10 के ऊपर पावर माइनस के 11, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फिक्स मान होता है। क्लियर? आगे अपन बढ़े, पहले सारी बातें नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी आगे देखो, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले उसका अर्थ, पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु पर लगने वाला बल। पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु पर लगने वाला बल, पृथ्वी की ओर गिरने वाली, पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु पर लगने वाला बल। पृथ्वी की ओर जो वस्तु गिरती है तो उसके ऊपर जो बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर? इसका प्रतीक होता है स्मॉल जी, याद रखना। अभी कैपिटल जी मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी। क्लियर? सर गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक क्या होता है? याद रखना, न्यूटन प्रति केजी, किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ओके सर, इसकी विमा क्या होती है? तो विमा के लिए हमें तीन चीज चाहिए, एम एल और टी, हमें तीन चीज चाहिए। एम होगा 0, क्लियर, एल होगा 1 और टी होगा -2। क्लियर?
ये बातें याद रखिएगा बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। किसके ऊपर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर? पृथ्वी के ऊपर। लेकिन अगर मान लो यही मान ध्रुवों के ऊपर चला जाए तो याद रखना 10 मीटर पर सेकंड होता है। किस पर? ध्रुवों पर। तो याद रखना इनका मान निश्चित नहीं होता, गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित नहीं होता। समझ गए मेरी बात? ये गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित नहीं होता, लेकिन हाँ गुरुत्वाकर्षण का मान निश्चित होता है, जो मैंने लिखा था 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ओके बेटा जी, तो ये दोनों चीजें ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की त्रिज्या अगर अधिक हुई, पृथ्वी जो है अगर उसकी त्रिज्या बड़ी है तो याद रखना जी कम होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर त्रिज्या कम हुई, अगर पृथ्वी की त्रिज्या कम हुई, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हुई? अगर कम होगी तो गुरुत्व मान बढ़ जाएगा। समझे? यानी गुरुत्व जो होगा वो अधिक होगा, गुरुत्व त्वरण जो होगा वो अधिक होगा, याद रखना। यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्व त्वरण कम होगा, अगर त्रिज्या घटेगी कम होगी तो गुरुत्व त्वरण अधिक होगा। क्लियर? ये थे गुरुत्व त्वरण के बारे में मुख्य मुख्य बातें। ये हर पर्सन 1 लाइनियर क्वेश्चन है बेटा जी, इनको सबको याद करना जरूरी है। ओके, कीजिए नोट। अब देखो बेटा जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर आपको पूछ लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहां पर होता है, तो ध्रुवों पर। याद रखना ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। याद रखना क्या? ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, सबसे कम। अगर कोई पूछ ले कि गुरुत्वीय मान सबसे कम कहां पर होता है, तो याद रखना भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक किस पर होता है, तो ध्रुवों पर। क्लियर? पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर, मान लीजिए ये जमीन है, ये अपनी जमीन है ना, ये जमीन है, जमीन से ऊपर जाएंगे या जमीन से नीचे जाएंगे, पृथ्वी तल से ऊपर बढ़ेंगे या पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय मान कम होता जाएगा। ठीक है ना? यानी कि मान कम होता जाएगा, यानी धीरे धीरे मान क्या होगा? कम होता जाएगा। अगर आप पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो भी मान कम होगा, पृथ्वी तल से नीचे जाओगे तो भी मान कम होगा। क्लियर? पृथ्वी तल पर आने पर मान लीजिए ये पृथ्वी जमीन हमारी, जमीन के नीचे खड्डा खोद के हम नीचे चले गए, नीचे से हम जब ऊपर वापस पृथ्वी तल के ऊपर आए, या कोई आसमान में कोई वस्तु है जो वापस पृथ्वी तल पर आए, पृथ्वी तल के ऊपर चाहे वो नीचे से आए चाहे ऊपर से आए, ऊपर से नीचे से अगर पृथ्वी तल के ऊपर कोई वस्तु आ रही है तो मान बढ़ता है। ठीक है ना? तो मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पृथ्वी तल के पास आएगा मान गुरुत्वीय मान बढ़ता जाएगा। क्लियर? पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण मान हमेशा शून्य होगा, शून्य होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या होगा? शून्य होगा बेटा जी। ओके, क्लियर? और भी मैं बढ़िया बढ़िया बातें लिखाऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए सूत्र से संबंधित सूत्र हमारे पास है W बराबर mg। अच्छा, W का मतलब होता है वेट यानी कि भार, m का मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर? अब हम इसके बारे में बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखो, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता है, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे सूर्य के ऊपर जाओ,
चाहे चंद्रमा पे जाओ, चाहे पृथ्वी पर रहो, आपका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। मान लीजिए एक प्रश्न है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान, ध्यान सुना, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान, और मैं कह दूं 30 केजी है, 30 केजी है, कितना केजी है? 30 केजी है, तो बताओ चंद्रमा पर कितना होगा? तो बताओ सूर्य पर कितना होगा? अगर उस व्यक्ति को चंद्रमा पर लेके जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? अगर उसी व्यक्ति को सूर्य पर लेके जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो सेम रहेगा, 30 केजी, 30 केजी, 30 केजी। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, चाहे कहीं भी जाए आप लोग। ओके, दूसरी बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान इतना है, तो इसका भार बताओ क्या होगा? भार बताओ क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि सर अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 30 केजी है तो चंद्रमा पे भी 30 केजी, सूर्य पे भी 30 केजी, लेकिन भार क्या होगा? तो भार के लिए होगा m गुणा g, द्रव्यमान गुणा गुरुत्व है। तो द्रव्यमान तो गया 30 गुणा गुरुत्व त्वरण हो गया 9.8, क्योंकि मैंने बताया था पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण कितना होता है? 9.8, दोनों को गुणा कर देंगे, 8 3 24, असल की 2, 9 3 28 29, ये हो गया, और यहां पर लगा देंगे पॉइंट और ये 0, यानी कि लगभग 294 न्यूटन। याद रखना, भार को न्यूटन के द्वारा दर्शाया जाता है, 294 न्यूटन। क्लियर? अब मैं अगर आपको एक कह दूं, एक प्रश्न ध्यान से सुनना, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 200, या भार मान लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, और यहां पर मैं कह दूं कि पृथ्वी भार और 120 न्यूटन है, तो मुझे बताओ चंद्रमा पे क्या होगा? चंद्रमा पर कितना भार होगा? और सूर्य पर बताओ कितना भार होगा? ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो सुनिएगा, द्रव्यमान तो सेम रहेंगे चाहे कहीं भी रहे, लेकिन भार चेंज होता है। अगर पृथ्वी पर भार 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पे होगा 120 का 1/6 गुणा। अब 6 का भाग इसमें दे लेना, इसका उत्तर आएगा 20 न्यूटन। क्लियर? 101/6 गुणा, याद रखना है बात को। पृथ्वी के ऊपर जो भी भार होगा उसका 1/6 से गुणा कर देना, चंद्रमा पर भार आ जाएगा। और सूर्य पे निकालना हो तो 120 का, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी भार है उसका 27 गुणा कर देना। अगर 27 से गुणा कर दोगे तो सूर्य पर उसका भार क्या होगा वो माना जाएगा। आई होप कि बात पूरी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बोल देता हूं, द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे सूर्य पे हो, चाहे पृथ्वी पे हो, द्रव्यमान तीनों जगह सेम होता है। लेकिन जब बात भार क्या है तो बेटा जी, पृथ्वी के ऊपर भार जितना होता है उसका 1/6 गुणा चंद्रमा पर भार होगा और उसका 27 गुणा सूर्य पर भार होगा। क्लियर? आई होप कि सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे मैं पढ़ाऊं, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, कीजिए। अब देखिए, दो नाम आपने कभी देखा होगा, परिक्रमा और घूर्णन गति। देखो, परिक्रमा, परिक्रमा किसे कहते हैं? सूर्य के चक्कर लगाना, सूर्य के चक्कर लगाना, ये परिक्रमा कहलाती है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं, तो ये होगी परिक्रमा। क्लियर? तो सूर्य के जितने भी ग्रह सब चक्कर लगाते हैं, तो ये क्या होगी? परिक्रमा होगी। घूर्णन गति, स्वयं का घूमना। जैसे एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ के चारों तरफ हम चक्कर मार रहे हैं, ठीक है ना, हम चक्कर मार रहे हैं, तो ये क्या है?
परिक्रमा। लेकिन इसके चक्कर मारते हम भी घूम रहे हैं, हम भी घूमते घूमते चक्कर मार रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते चक्कर मार रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते चक्कर मार रहे हैं, समझ गए ना। तो हम भी घूमते घूमते जो चक्कर मारेंगे ना, हम भी घूम रहे हैं और चक्कर भी मार रहे हैं, तो हम जो घूम रहे हैं वो होगी घूर्णन गति। स्वयं का घूमना घूर्णन गति होता है और किसी के चारों ओर घूमना परिक्रमा होती है। जैसे मैं कह दूं ये पेड़ है, मैं अगर इसके चारों ओर चक्कर काटूंगा तो ये परिक्रमा होगी, लेकिन मैं खुद ही घूम लूं एक जगह खड़ा होके तो ये क्या होगी, घूर्णन गति होगी। क्लियर। दूसरी बात एक और याद रखना, अगर भार बढ़ता है, अगर भार बढ़ेगा तो गुरुत्व यानी गुरुत्व त्वरण का जो मान होगा वो भी बढ़ेगा भाई, याद रखना। क्लियर। अगर भार घटेगा तो गुरुत्व त्वरण का मान भी क्या होगा बेटा जी, घटेगा, ये बात याद रखना। क्लियर। इसी प्रकार इसमें जो घूर्णन गति पृथ्वी की जितनी घूर्णन गति बढ़ेगी तो गुरुत्व मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर घूर्णन गति बढ़ी तो गुरुत्व मान कम होगा, अगर घूर्णन गति घटी तो गुरुत्व मान बढ़ेगा, उल्टा काम होगा भी इसमें, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें एक बात याद रखना, ये जो नियम है ना, ये भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर यह नियम लागू नहीं होता। ये बढ़ना घटने, घूर्णन गति अगर बढ़ी तो गुरुत्व मान कम होगा, घूर्णन गति घटी तो गुरुत्व मान बढ़ेगा, ये नियम किस में लागू नहीं होगा, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर यह नियम लागू नहीं होता, घूर्णन गति वाला। क्लियर। वर्तमान में घूर्णन गति से 17 गुना घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर व्यक्ति का भार क्या होगा, ठीक है ना। तो वस्तु का भार क्या होगा, मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है और 17 गुना रफ्तार से घूमने लग जाए फटाफट है, तो फिर क्या होगा, तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य होगा, याद रखना। क्या होगा, शून्य होगा, ये बात ध्यान रखना। वस्तु का भार क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर। ओके। और मैं बातें बताऊं, इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया तरीके से ग्राफ बना लीजिए। ओके बेटा, कीजिए। एक आता ग्रह। ग्रह क्या होता है, जो सूर्य के चक्कर लगाए उसको बोलते हैं बेटा जी ग्रह। जो सूर्य के चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं, ग्रह। जैसे पृथ्वी, ठीक है ना, मंगल, ये सब के क्या है, सबके सब ग्रह। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, ये सब ग्रह जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। क्लियर। पृथ्वी का कारण किसने कहा था कि पृथ्वी है वो नारंगी के समान है, तो ये बात कहा था न्यूटन ने। किसने कहा था, न्यूटन ने। पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी, ये बात भी किसने की थी, न्यूटन ने की थी। लेकिन पृथ्वी का आकार गोल है, ये बात किसने की थी, तो याद रखना अरस्तु ने। किसने की थी, अरस्तु ने। और अगर ऑप्शन में अरस्तु नहीं आए तो करके है ना पाइथागोरस। पाइथागोरस अरस्तु दोनों ने एक आई थी बात। क्लियर। ये ग्रहों के बारे में। इसके बाद एक और आता उपग्रह। तो उपग्रह के बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं उपग्रह, याद रखना। ग्रहों के जो चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह। और हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो जैसे चंद्रमा। क्लियर। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता प्राकृतिक। प्राकृतिक तो ये चंद्रमा है ही जो भगवान ने रचा है, और एक होता कृत्रिम। कृत्रिम जो मानव ने बनाए हैं। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह जो टेलीविजन है, संचार व्यवस्था है, इसके लिए जो होते हैं ना वो होते हैं भू स्थिर उपग्रह। और दूसरा होता है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह ये क्या करते हैं, जैसे ओजोन परत की निगरानी रखना, ठीक है ना,
वायुमंडल के बारे में निगरानी रखना, मौसम के बारे में जानकारी रखना, ये इसके लिए है। दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि भू स्थिर उपग्रह कितनी दूरी पर प्रतिस्थापित किए जाते हैं, क्या रखना 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर दूरी पर इनको प्रतिस्थापित किया जाता है। किसको? भू स्थिर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर? इसी प्रकार अगर पूछ ले ध्रुवीय उपग्रह को कितनी दूरी पर है, तो याद रखना 700 से लेके 1500 के करीब, 700 से 1500 किलोमीटर दूरी पर। वैसे दो चीज याद रखना और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। क्लियर? उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक जैसे चंद्रमा, और कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता भू स्थिर उपग्रह, जिसको अगर नाम सुना हो कभी आपने, इनसेट नाम सुना है, इनसेट 2B, इनसेट 2C, ठीक है ना, ये हो गया। इसी प्रकार ध्रुवीय उपग्रह के अंदर क्या होता है, लगभग 700 से लेके 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। आई होप कि बात पूरी समझ में आ गई होगी। क्लियर? बस उपग्रहों के बारे में इतनी बात याद रखो बेटा जी, ये दो नाम विशेष करके याद कर लीजिएगा। ओके बेटा? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट सुनो, पलायन वेग और कक्षीय वेग क्या होता है। देखो यहां से हर प्रश्न बनने लायक एग्जाम में। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकी गई वस्तु जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर दे और पृथ्वी पर दोबारा लौटकर ना आए, उसे पलायन वेग कहा जाता है। यानी कि वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर दे तथा पृथ्वी पर वस्तु लौट कर न आए, उसे पलायन वेग कहते हैं। मान लीजिए ये है, इसको मैंने ऊपर फेंका, वापस नीचे आ गया, ऊपर फेंका, नीचे आ गया, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन इतनी जोर से फेंके कि हम देखते रहे कि कहां गिरे, अभी आए, लेकिन वापस आए नहीं, उसे बोलते हैं पलायन वेग। क्लियर? समझ गए? आज कक्षीय वेग, देखो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से गति करे, ठीक है ना, सूर्य के यानी कि सूर्य के जो चारों ओर, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से गति करे उसे कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है ना? जिस वेग से वो गति करे है उसे हम क्या बोलेंगे? कक्षीय वेग कहेंगे। मान लीजिए सूर्य के चारों ओर चक्कर मारे तो वो किस गति से कर रहा है, तो क्या होगा? कक्षीय वेग कहलाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो कक्षीय वेग तो ये हो गया, पलायन वेग ये हो गया। इनमें दो बातें याद रखना। नंबर एक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पलायन वेग जो पलायन वेग है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रट्टा मार लेना यहां पर। पलायन वेग
पृथ्वी पर कितना होगा, चंद्रमा पे कितना होगा और सूर्य पर कितना होगा। ये प्लान वेग तीनों याद कर लेना। पृथ्वी के ऊपर प्लान वेग का मान क्या होगा, यानी प्लान वेग कितना होगा, और चंद्रमा पे कितना होगा और सूर्य पर कितना होगा। तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, रट्टा मार लेना भैया बढ़िया तरीके से। चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य पर 614 किलोमीटर प्रति सेकंड, समझ गए। और एक बात और बता देता हूं, सुनिएगा, अगर कोई पूछ ले कि पलायन जो वेग होता है, पलायन जो वेग है वो कक्षीय वेग, कक्षीय वेग जो होता है उसका √2 गुना होता है, याद रखना। पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का कितना होता है, √2 गुना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और इसी के साथ आपका जो गुरुत्वाकर्षण का था वो पहला भाग कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन पढ़ेंगे ग्रह के गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम जो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, उससे क्या संबंध है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लिफ्ट का ऊपर नीचे जाने से गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा जी, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अपने 2 वीडियो होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों को हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 में। तब तक आप लोगों को अलविदा, जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।